पाकिस्तान सदियों से आबाद एक तिलिस्माती ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए अर्ज़ है। यहाँ तहज़ीब और विरसा की वो निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी तह में गुज़रे हुए ज़माने सो रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद पता नहीं कितनी बार मर चुकने के बाद आज भी किसी खेत में हल चलाते, चाक पर बर्तन बनाते, सास पर गीत गाते, अपने बच्चों को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आज की नौजवान नस्ल पर है। इस जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान टेलीविजन और यूनेस्को ने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज हम सिंध के एक और तारीखी मरकज़ ठट्ठा में पहुंचे हैं। गुज़िश्ता सदियों के अंदर बहुत से यूरोपी ताजर सिंध की धरती पर आए और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को कलमबंद किया। ऐसे ही एक अंग्रेज़ ताजर कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन सन 1699 में ठट्ठा शहर पहुँचे। ठट्ठा शहर में उन्होंने 3 महीने गुजारे। अपनी किताब अ न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया में लिखते हैं कि ठट्ठा शहर दरियाए सिंध से 2 मील के फासले पर मौजूद है। इस शहर के सैकड़ों बागात को सींचने के लिए दरियाए सिंध से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं। यहाँ के बागात हर वक्त खूबसूरत मेवों से भरे रहते हैं और रंगीन फूलों से मुज़य्यन रहते हैं। लेकिन आने वाली सदियों में दरियाए सिंध का अपना रास्ता बदल लेना ठट्ठा के लिए एक निहायत नुकसानदेह चीज़ साबित हुई। ना तो ठट्ठा उस कदर मुआशी अहमियत का हामिल रहा और ना ही यहाँ पर वो हरे भरे बागात बचे। आज हम ठट्ठा के ताबनाक माजी की उन सकाफती और कुदरती निशानियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं एक शोहरा आफाक शहर खामोशा में, जिसको दुनिया मकली कब्रिस्तान कहती है। मकली कब्रिस्तान या मकली नेक्रोपोलिस सिंध के दारुल हुकूमत कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ठट्ठा के अंदर मौजूद है। मकली कब्रिस्तान 10 मुरब्बा किलोमीटर के वसी इलाके पर फैला हुआ है। कब्रें और मकाबिर ज़्यादातर 14वीं और 18वीं सदी ईस्वी के बीच तामीर करवाए गए थे। यहाँ पर मौजूद कब्रों और मकाबिर की कसीर तादाद, उनकी तारीख़ी अहमियत और उनके खूबसूरत फ़न तामीर की बुनियाद पर ही सन 1981 में यूनेस्को ने इस साइट को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया। आखिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? ये इस्तिलाह आपने अक्सर हमसे भी सुनी होगी और वैसे भी सुनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा यूनेस्को 1972 में अडॉप्ट किए गए कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के तहत उन साइट्स को जो कि कोई ना कोई कुदरती या सकाफ़ती अहमियत रखती हैं, उनको इस लिस्ट पर ऐड करती है। मकसद ये होता है कि इन साइट्स को महफूज रखा जा सके, इनकी बहाली पर काम किया जा सके और पाकिस्तान टेलीविज़न ये प्रोग्राम यूनेस्को के तावन से ही आप तक पहुंचा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज किसकी ज़रूरत है?
हमारी ज़रूरत, हमारे इस हर कौम को, हर खित्ते में, हर इलाके में वहाँ की मुकामी ज़रूरत है, वहाँ का विरसा। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यूनेस्को ने 1972 में अडॉप्ट किया, जिसका मकसद मेंबर स्टेट्स को एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत गाइडेंस फराहम करना था, रहनुमाई फराहम करना था कि वो अपने अपने ममालिक में आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू और इस ऐसी गैर मामूली अहमियत रखने वाले साइट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें और उन्हें अगली नस्ल के लिए बचाएं। मकली कब्रिस्तान के अंदर अपने अपने दौर की बहुत सारी मशहूर शख्सियात के मकाबिर और कब्रें मौजूद हैं। इनके अंदर बहुत सारे रूलर्स, मजहबी पेशवा, फ़िलासफ़र्स और दीगर इम्पॉर्टेंट शख्सियात शामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जाम निज़ामुद्दीन दोइम के मकबरे के अंदर, जो कि सम्मा डायनेस्टी के एक बहुत अहम रूलर थे। इनको प्यार से जाम निंदो भी कहा जाता है और ये बहुत ही हरदिल अजीज़ रूलर थे इस खित्ते के। इनके दौरे हुक्मरानी के अंदर ठट्ठा और दीगर गिरदोनवा के इलाकों ने बहुत तरक्की की और बहुत खुशहाली पाई। इस मकबरे का आर्किटेक्चर और उस पर किया गया आर्ट वर्क भी नहायत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल और आर्ट स्टाइल्स की आमेजिश मौजूद है। इन पर्टिकुलर गुजराती स्टाइल और सेंट्रल एशियन स्टाइल्स बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। आप अगर इस मकबरे के बीचों बीच खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई गुंबद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा माना जाता था कि मकाबिर के ऊपर गुंबद या छत नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइंस और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेहराबें हैं, मुख्तलिफ नीशेज़ हैं और उनके अंदर खिड़कियाँ और जालियाँ बनवाई गई हैं, जिनके अंदर नहायत खूबसूरती से छोटे छोटे सुराख रखे गए हैं कि जिनसे हवा और रोशनी का इस इमारत के अंदर दखल हो सके। इस मकबरे की तामीर का आगाज़ जाम निज़ामुद्दीन की अपनी ज़िंदगी के अंदर ही शुरू करवा दिया गया था और इंतहाई खूबसूरत यह मकबरा इस पार्ट ऑफ मकली नेक्रोपोलिस के अंदर बिल्कुल नुमाया नज़र आता है, क्योंकि इस किस्म का आर्ट वर्क और इस किस्म का आर्किटेक्चर हमें किसी और बिल्डिंग के ऊपर दिखाई नहीं देता, जो कि जाम निज़ामुद्दीन के अपने आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल टेस्ट की भी नुमाइंदगी करता है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताता है, जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का, वो बहुत अहम है, क्योंकि ये साइट की हिफाजत को एक मजमूई तौर पे देखता है, एक होलिस्टिक अप्रोच से ये साइट की हिफाजत को देखता है। इस वैल्यू में जो जो फीचर्स, जो जो एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब को बचाना है, जिसमें इसका मटेरियल, इसका आर्किटेक्चर, इसके ओरिजिनल डेकोरेशंस, इसकी लैंडस्केप, साइट की लोकेशन और मुख्तलिफ डायरेक्शन से इसका व्यू, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा जो सोशल प्रैक्टिसेस जो साइट के साथ एसोसिएटेड हैं, जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, वो सब इसकी वैल्यू का हिस्सा हैं। मकली कब्रिस्तान के अंदर एक और नहायत अहम मकबरा भी मौजूद है। ये मकबरा है नूरी और जाम तमाची का। मकली की ये पुरानी जामा मस्जिद 14वीं सदी के अंदर तामीर करवाई गई थी। इसको तामीर करवाया था सम्मा डायनेस्टी के रूलर जाम तमाची ने। उन्होंने इस मस्जिद को अपने मुर्शिद हमाद जमाली की खानकाह के साथ तामीर करवाया था और ये मस्जिद एक तवील अरसे तक यहाँ की सेंट्रल जामा मस्जिद के तौर पर एक्ट करती रही। ये एक नहायत खूबसूरत इमारत है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट देकर बनाई गई है और तकरीबन 2 मंजिला स्ट्रक्चर है ये। अगर हम इसकी स्कीम को देखें तो यहाँ पर हमें 3 मुख्तलिफ सेक्शंस नज़र आएंगे जो कि आर्चेस की मदद से डिवाइड किए गए हैं, जिनके अंदर सेंट्रल सेक्शन सबसे बड़ा है और जो फ्लैंकिंग सेक्शंस हैं वो छोटे हैं।
जब आप इन हेरिटेज साइट्स के ऊपर आएँ तो इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर मत लिखें, जिस वजह से इन तारीखी इमारात की एक्चुअल हेरिटेज वैल्यू को कोई नुकसान हो। हमें फ़िक्र होना चाहिए कि हम अपने विरसे की हिफाजत किस हद तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी निगाह में वो उसकी क्या अहमियत है। अगर उसकी कोई अहमियत और कीमत ही नहीं है तो हम भी उसे ठुकराते फिरेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मकली कब्रिस्तान के अंदर मौजूद एक और शाहकार मकबरा जान बाबा का भी है। इस मकबरे से मुंसलिक तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। जान बाबा का इंतकाल सन 1570 के अंदर हुआ था। इस वक्त तरखान फैमिली इस इलाके पर रूल कर रही थी और उनके भाई मिर्ज़ा बाकी बेग ने 1570 के अंदर उनको कत्ल करवाया था। फिर अगले 38 साल उनका ये मकबरा तामीर नहीं करवाया गया। ये मकबरा तामीर हुआ 1608 में, जब उनके बेटे ईसा खान तरखान दोयम को मुग़ल एम्पायर ने यहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा था। इस टाइम पीरियड के बीच में उनको कभी भी फॉर्मली दफनाया नहीं जा सका। ये मकबरा यहाँ के लोकल आर्किटेक्चर और लोकल आर्ट वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एक और नहायत इंटरेस्टिंग बात इस मकबरे के आर्ट वर्क के हवाले से ये है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस मौजूद हैं वो आज के दौर में भी यहाँ पर बनाई जाने वाली लोकल ज्वेलरी के ऊपर पाए जाते हैं। यानी पिछले तकरीबन 400-500 साल से जो आर्ट वर्क इस धरती के साथ मुंसलिक है वो आज भी ज़िंदा और जावदा है। 14वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक काफ़ी तवील दौरानिया है। इससे हमें अपने बारे में मालूम होता है कि कौन कौन सी कौमें आती गईं, शामिल होती रहीं, जो हमारा हिस्सा बन चुकी। तालीमात और रहनुमाई का एक ज़ख़ीरा है। खान बाबा के मकबरे के बिल्कुल सामने मौजूद है ईसा खान तरखान दोयम का मकबरा, जो कि जान बाबा के बेटे भी थे। ईसा खान तरखान दोयम मुग़ल एम्पायर के टाइम पर यहाँ पर एज ए गवर्नर अपॉइंट हुए थे और ये मकबरा उनकी ज़िंदगी में ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये एक नहायत बड़ा मकबरा है जिसके अंदर एक प्रॉपर कोर्ट यार्ड भी मौजूद है और बिल्कुल बीचों बीच इस मकबरे की मेन बिल्डिंग है जो कि 2 मंजिला है और थ्रू आउट द बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोन वर्क किया गया है, खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए हैं और ये काफ़ी सिमिलर है उस आर्ट वर्क से जो कि जान बाबा के मकबरे के अंदर भी किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक गुंबद भी है ऊपर काफ़ी बड़ा, जो कि इसका काफ़ी इम्पोजिंग फीचर है। इसके अलावा हर साइड पर कोर्ट यार्ड के जो है वो फसाड्स बनाए गए हैं जो कि काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक है मुग़ल आर्किटेक्चर का। इसके अलावा नीचे जितना फ़र्श है वो पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया है और एक नहायत खूबसूरत व्यू देता है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में मुग़ल आर्किटेक्चर, लोकल आर्किटेक्चर और दीगर जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस इस इलाके पर रहे हैं ओवर द ईयर्स, उनका मेल देखा जा सकता है। अगर हम इसके गुंबद की तरफ देखें तो ये एक नहायत टिपिकल मुग़ल टेक्निक से बनाए गए हैं जिनके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ब्रिक्स या बिल्डिंग यूनिट्स जो है वो ऊपर अपने सेंटर तक जाते हैं। हम कौन हैं? इंसान की तारीफ़ उस सकाफ़त, उस रिवायत ने की। वो उसूल, वो कदरें इज़हार होती हैं इन आर्किटेक्चर्स में और मौसीकी में और रक़्स में और बर्तन बनाने के तरीक़े और हर चीज़ में जो भी हम करते हैं। जन्नतुल फिरदौस आहिन बई कंदियूं महरान जूं हीर गोवा खान जन बेला बनियूं महरान जूं।
मकली कब्रिस्तान के अंदर हमने मुख्तलिफ अदवार की इमारत देखी जो कि मुख्तलिफ तर्ज तामीर के साथ बनवाई गई हैं। अपने दौर की कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आज मदफून हैं। एक सकूने मुस्तकिल लाती रही, मौत फिर भी मौत कहलाती रही। पाकिस्तान की तारीख़ी इमारात में ठट्ठा की शाहजहाँ मस्जिद को एक शाहकार माना जाता है। यूँ तो मुगलिया दौर में बहुत सी तामीरात हुई, मगर सूबा सिंध में ठट्ठा शहर में मौजूद शाहजहाँ मस्जिद अपनी मिसाल आप है, जहाँ हम आज मौजूद हैं। ये मस्जिद 1644 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में तामीर होना शुरू हुई और 3 साल के अरसे के बाद 1647 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। उस वक्त के हिसाब से इस मस्जिद की तामीर पर कुल 9 लाख शाहजहानी रुपए लागत आई। हमें इस मस्जिद में बहुत खूबसूरत ख़ताती का काम नज़र आता है। इसके दाखिली दरवाज़े की दोनों तरफ पर्शियन लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमें मिलते हैं। एक तरफ लिखा है कि इस मस्जिद का डिज़ाइन हमने मस्जिद अक्सा के नक्श के मुताबिक बनाया है, और दूसरी तरफ हमें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में लिखा नज़र आता है कि ये आला मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाई। जो मस्जिद है, चाहे मीनार हो, चाहे किसी भी शक्ल से, वो बताते हैं इधर से इधर तक ये इस हुदूद है, उसके अंदर इसका और मरकज़ से फासला इसका इसमें कोई तनासुब है और ये इसके बराबर है। सो बैलेंस, हार्मनी, तनासुब, हमाहंगी, सिमेट्री, सेंटर, हर चीज़ का एक सेंटर होता है। ये सब चीज़ें जमालियात के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया जाता है। अनलाइक ऑल अदर मुग़ल आर्किटेक्चर्स, हमें इस मस्जिद में फ्रेस्को का काम नज़र नहीं आता, बल्कि सिंधी लोकल आर्ट वर्क नज़र आता है ब्लू टाइल्स का। मस्जिद के मेहराब वाले एरिया में अगर हम जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक रात का मंजर बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ऐसे लगता है जैसे रात में तारे जगमगा रहे हैं। जो इधर है उसका जवाब इधर है। ये सेंटर है, सेंटर में कोई फाउंटेन, कोई चबूतरा, कोई इस तरह की वाज़े सेंटर मार्क्ड होता है। तकसीम, चहार बाग की शक्ल, चाहे वो लैंडस्केप गार्डनिंग हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, उसमें कितने दर हैं, हमेशा ऑड नंबर होंगे ताकि एक सेंटर में हो, 2 इधर और 2 इधर। ये बराबरी और सेंट्रलिटी और शुरू और आखिर, सर और पैर देखें तो फ़र्क है। इस मस्जिद का एक और यूनिक फ़ीचर है और वो है इसकी ये मखरूती राहदारियाँ। ये हमें दूसरे मुग़ल आर्किटेक्चर्स में नज़र नहीं आती हैं। ये इस मस्जिद का ख़ासा है क्योंकि जो आवाज़ महराब से गुंबदों में फैलनी होती है वो इन मखरूती राहदारियों की वजह से आसानी से मुमकिन हो सकता है। वो जो शक्ल है वो मखसूस उस इलाके की ज़रूरत और हालात के मुताबिक है। मौसम कैसा है, हवा चाहिए उसके अंदर, साया कितना चाहिए, उसके अंदर थर्मल कैपेसिटी कितनी होना चाहिए। ये ब्लू टाइल वर्क जो आप देख सकते हैं ये सिंध की पहचान है और इस मस्जिद में ये बहुत खूबसूरती से किया गया है, लेकिन इसको रिस्टोर करने की अशद ज़रूरत है।
सिंध मेहमान नवाज़ों की बस्ती है। यहाँ हर शहर की अपनी एक सौगात है। हम मौजूद हैं ठट्ठा में और यहाँ की सौगात है यहाँ की बहुत ही मज़ेदार रबड़ी। आज हम आए हैं एक कारखाने में जहाँ पर रबड़ी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है। रबड़ी काफ़ी किस्म से बनाई जाती है। हम लोग के पास पिस्ता रबड़ी भी बनती है, कुल्फ़ा रबड़ी भी बनती है, सादी रबड़ी भी बनती है। हाँ, फकीरी तो इश्क से ही होती है बाबा। किसी को अल्लाह से इश्क है, किसी को इंसानों से प्यार है। ये प्यार ही का चक्कर है। हर जो पीर फकीर बने, सब जो बने इश्क से ही बने। वादी सिंध कहानियों और दास्तानों की सरजमीन है। यहाँ की लोक कहानियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि यहाँ की तहजीब। ये लोक कहानियाँ एक अनमोल ख़जाने की तरह सीना ब सीना, नस्ल दर नस्ल हम तक मुंतकिल हुई। इन कहानियों से हमें अपने आबाओ अजदाद की इक़दार का पता चलता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बहुत सी लोक दास्तानें कलमबंद की हैं और अपनी कहानी का मरकज़ी किरदार औरत को बनाया है। उमर मारवी, मोमल रानो, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, लीला चनेसर, सूरत राय डयाज और नूरी जाम तमाची, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 7 सुर हैं, जिनको द 7 क्वींस ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई भी कहा जाता है। मैं मौजूद हूँ किंजर झील में। इस खूबसूरत झील को सिर्फ इसके पानी की वजह से नहीं जाना जाता। ये वो झील है जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को नूरी जाम तमाची की लोक दास्तान मिली। ठट्ठा से हैदराबाद की तरफ जाते हुए किंजर झील 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। किंजर का जो पहला हवाला हमें मिलता है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के रसाले में मिलता है, जिसमें नूरी जाम तमाची के नाम से सुर है। जाम तमाची समो डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता है। समो डायनेस्टी की सिंध पर हुकूमत 1350 से 1520 तक रही है। ये जाम तमाची शुरू वाले दौर में रहा है, उसके बाद इसके और भी बादशाह आते रहे हैं। मोहब्बत की दास्तानें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी और मोहब्बत को अमीरी और गरीबी से कोई गर्ज नहीं, इस बात की गवाही हमें ये लोक दास्तान देती। हुआ कुछ यूँ कि 14वीं सदी में ठट्ठा के बादशाह जाम तमाची इस किंजर झील पर शिकार करने के लिए आए तो उनकी नज़र एक मछेरन पे पड़ी। उसका नाम नूरी था। वो नूरी को देखते ही नूरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोनों की शादी हो गई। पूरे ठट्ठा ने इस बात को कबूल किया। नूरी की बहुत इज्जत अफजाई हुई, लेकिन बादशाह के अपने महल में नूरी को कोई पसंद नहीं करता था। दरबारियों ने जाम तमाची से कहा कि नूरी हर तीसरे दिन अपने भाई को एक लकड़ी का बक्सा देती है और उस बक्से में महल से जेवरात चुरा कर देती है। उसने नूरी को दरबार में बुलाया। वो नाराज़ तो बहुत हुई, लेकिन फिर उसने वो लकड़ी का बक्सा खोल कर दिखाया। उस बक्से में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि उसमें मछली और मछली के कांटे थे। नूरी ने बादशाह को बताया कि वो नहीं चाहती कि उसको एक महल की ज़िंदगी की आदत पड़ जाए। वो हर तीसरे दिन मछली और मछली के कांटे खाती है ताकि उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद रहे। ये सुनकर बादशाह के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई और इस तरह उनकी कहानी लाफानी हो गई। लोक दास्तानें धरती से फूटती हैं, लेकिन अगर इन लोक दास्तानों को ट्विस्ट करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है। सेम इज़ द केस विद नूरी जाम तमाची। ऐसा गुमान किया जाता है कि किंजर झील में नूरी की कब्र है, लेकिन ऑथेंटिक रेफरेंसेस हमें बताते हैं कि नूरी और जाम तमाची की कब्रें मकली नेक्रोपोलिस में हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पर नूरी की और नूरी के मुर्शिद हुंडरो साहब की कब्र मौजूद है। तारीखी जो किताब है हमारे पास सिंध की तारीफ़ है, जिसमें तोहफ़तुल कलाम बहुत ही अहम है, उसमें जो ज़िक्र है तो वो ये है कि ये जाम निंदो के साइड में जो छतरी बनी हुई है उसमें नूरी और जाम तमाची की कब्र है। तो तारीख़ में तो हमें वहाँ मिलती है। अब ये चूँकि हमारी बदकिस्मती है, इतनी बड़ी झील है, यहाँ पर कोई
टूरिज़्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम इसको ऐसे टूरिज़्म पे डेवलप कर लें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, तो फिर हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको लोगों को बताएं कि आओ नूरी की कब्र देखो, नूरी की कब्र देखो। और टूरिस्ट इसी वैल्यू और इसी ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए ट्रैवल करता है, जो कि इस साइट का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और अगर ये वैल्यू और ये प्रोडक्ट अपनी तमाम फीचर्स के साथ महफूज रहेगा तो इस इलाके का टूरिज़्म भी बरकरार रहेगा और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और कुदरती माहौल पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। इसलिए आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। इस झील की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये झील रामसर कन्वेंशन के ज़ेरे साया आने वाली साइट्स की लिस्ट पर भी मौजूद है। रामसर कन्वेंशन सन 1975 के अंदर अडॉप्ट किया गया था और उस कन्वेंशन के तहत दुनिया में मौजूद वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का एक इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पर लिया गया। यूनाइटेड नेशंस के तकरीबन 90% ममालिक इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं। इस झील का एक बहुत रिच फ्लोरा एंड फौना है जो यहाँ पर लोकली भी सपोर्ट होता है और सर्दियों के मौसम में यहाँ दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और गर्मियों का मौसम आने पर वापस चले जाते हैं। गर्ज़ ये कि इस झील पर एक नहायत खूबसूरत इकोसिस्टम और एक एनवायरनमेंट मौजूद है। अच्छा, इसी तरह नेचुरल साइट्स के सिलसिले में जो तमाम नेचुरल फीचर्स हैं जैसे जंगली हयात, उस इलाके का फ्लोरा फाना, माइग्रेटरी बर्ड्स और वहाँ के पानी, झीलें, झरने, ये सब उसकी वैल्यू में, उसकी ऑथेंटिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ उन साइट्स के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ के जो प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें फूड मैनेजमेंट, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मेडिसिनल नॉलेज और वाटर मैनेजमेंट के तरीके, ये सब उस साइट की वैल्यू का हिस्सा हैं। बढ़ती हुई इंसानी आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आज इस खूबसूरत झील को बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस झील के अंदर डंप होना है, जिसकी वजह से बहुत सारे चरिंद परिंद, मछलियाँ और यहाँ के लोकल पौधे सफ़र कर रहे हैं। जब ये शुरू में बनी है तो इसमें मछली जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में मिलती थी। तो कोटरी की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जानशोरों का जो भी इलाका है, उसका जो सीवरेज है और हैदराबाद का जो इलाका इसके साथ लगता है, तो ये सारा इसका सीवरेज इसमें कर्ली बगाड़ फीडर में है और वो पानी इतना ख़तरनाक है, जहरीला है, तो उसमें जो मछली आती है वो मर जाती है। आज के दौर में गवर्नमेंट, बहुत सारे मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारे और लोकल इदारे इस झील की प्रोटेक्शन के लिए कोशां हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि सिविल सोसाइटी और आम लोग भी गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स को सपोर्ट करें। इंडस डेल्टा में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, लोग उसको डैमेज कर रहे हैं और मैंग्रोव की वजह से क्लाइमेट में भी असर आ रहा है। मैंग्रोव की एक खुसूसियत है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आम दरख्त के मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि अपनी जहाँ भी उनकी ज़मीनें हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ दरख्त लगाने शुरू करें। आज पाकिस्तान बहुत से एनवायरमेंटल चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के समंदर, पाकिस्तान की झीलें सब बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन एक्टिविटी इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। नतीजतन हमारा नेचुरल हेरिटेज या कुदरती विरसा बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो रहा है। इसके नतीजे में वो कुदरती माहौल जिसके अंदर यहाँ पे बसने वाले इंसान और उनकी सकाफ़त ने जन्म लिया है, वो बहुत शदीद ख़तरे में है। हमारा सकाफ़ती विरसा, हेरिटेज साइट्स भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही हैं। पिछले कई सालों से रिपीटेडली फ्लडिंग की वजह से काफ़ी सारी साइट्स को इर्रिप्लेसेबल नुकसान हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग के होते हुए आने वाले सालों में इन सैलाबों की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा होगा। जहाँ ज़िंदा लोग सैलाबों से स्ट्रगल करेंगे, वहीं पर हमारा विरसा, हमारी तारीख़ और हमारी नेचर भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन तब्दीलियों को पहचानें और इनको समझने की कोशिश करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इस ज़मीन से जुड़ी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब के साथ मुंसलिक रह सकें।